नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में हिंसा के बाद गायब हो रहे हिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, ममता सरकार को जारी किए नोटिस, मांगा जवाब। वसूली कांड में ईडी ने देशमुख के करीबियों पर कसा शिकंजा, नागपुर में सागर भट्टेवार के घर छापेमारी, कई घंटों तक की पूछताछ। फर्जी किसानों पर कांग्रेस ने चली नई चाल, सिद्धू ने कृषि कानून के विरोध में अपने घर फहराया काला झंडा, लोगों से की काला दिवस मनाने की अपील। टूलकिट मामले में कांग्रेस के 2 नेताओं को दिल्ली पुलिस का नोटिस, ट्विटर के दफ्तरों में भी की गई छापेमारी, सोनिया गैंग बौखलाया। बढ़ रहा है कोरोना का रिकवरी रेट, बच्चों को लेकर अफवाहें फैलाने वालों पर ना दे ज्यादा ध्यान, विशेषज्ञों ने कहा तीसरी लहर से बच्चों को खतरे जैसे संकेत नहीं। सबसे पहले बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की वजह से गायब हो रहे हिंदुओं के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नाराजगी जाहिर की और ममता सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। वहीं दूसरी तरफ 146 रिटायर्ड जजों और ऑफिसरों ने राष्ट्रपति और 2000 से ज्यादा वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर बंगाल में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग भी की गई है। डॉक्टर साहब, बंगाल का भविष्य क्या है? देखिए, ये साफ साफ लग रहा है कि बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सवाल जवाब किए हैं उस याचिका पे किया गया है, जिसमें एक मांग किया गया था कि बंगाल के अंदर एक प्रायोजित हिंसा की जा रही है और ये जो प्रायोजित हिंसा है वो वहाँ के सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के द्वारा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत ही अहम फैसला किया है। इसमें वो ये कि उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है और वुमेन कमीशन है, इन दोनों को भी एक पक्षकार बना दिया, मतलब वो पार्टीज हो गए। उनकी रिपोर्ट और उनके बयान पहले ही आ चुके हैं कि वहाँ पे हिंसा हुई है। दूसरी बात जो वहाँ से जो किया गया है वो ये कि ममता बनर्जी सरकार से बाकायदा तलब किया गया है, नोटिस भेज करके, कि आप इसके ऊपर अपनी सफाई दें। सुप्रीम कोर्ट में और भी 2-3 मामले फंसे हुए हैं इस बंगाल को लेकर के, जिसमें एक याचिका ये भी है जिसमें ये मांग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से कि ये सरकार, केंद्र सरकार तो अपना काम नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ही सारी घटनाओं का आकलन करते हुए केंद्र सरकार को ये आदेश दे कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाए। आपने फिर एक और खबर आज दे दी कि राष्ट्रपति के पास कई सारे गणमान्य लोगों ने, और उसमें जो लिस्ट हमने देखी उसमें कई सारे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, कई सारे बड़े बड़े जजेस, एम्बेसडर्स और बड़े बड़े अधिकारी इसमें लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ही हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। अपने उस लेटर में जो पिटिशन दिया गया है राष्ट्रपति को, उसमें इन्होंने इस बात को भी जिक्र किया कि मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और वहाँ के जो आई विटनेसेस हैं वो मेल खा रही हैं और इसमें इमीडिएटली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसे रोका नहीं गया बिल्कुल ही कड़ाई के साथ, तो ये जो ट्रेंड है कि चुनाव जीतने के बाद हारी हुई पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, उनके लोगों को, उनके समर्थकों के ऊपर हिंसा करना, ये पूरे देश में ये वायरस फैल जाएगा। उससे हमारी डेमोक्रेटिक जो नींव है, जो डीप रूटेड डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर, वो नस्तो नाबूद हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर वसूली गैंग पर। 100 करोड़ के वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के करीबियों पर भी ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब ईडी ने नागपुर में देशमुख के करीब
सागर भट्टेवार के घर पर छापेमारी की और कई घंटों तक उससे पूछताछ की। हाल ही में ईडी ने देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और देशमुख के भी बयान दर्ज किए थे। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र के वसूली गैंग के एक के बाद एक कई राज खुलते चले जा रहे हैं और आप इस केस पर काफी पहले से नजर बनाए हुए हैं, तो क्या कहेंगे? ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया है और ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? लॉन्ड्रिंग आप जानते हैं भाई, लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि जो गंदगी है उसको साफ करके सफ़ेद कर देना। तो ये ब्लैक मनी को वाइट करने का ये जो पूरा सिलसिला ये वसूली गैंग कर रहा था, खास करके अनिल देशमुख, उनके बेटे और उनके करीबी, वो क्या कर रहे थे, इसी को लेकर के लगातार पूछताछ हो रही है। हमने कैपिटल टीवी में इसका खुलासा किया था कि किस तरीके से कोलकाता में 4-5 ऐसी शेल कंपनियां मिली थी जिसमें अनिल देशमुख, उनके बेटे और उनके करीबी डायरेक्टर्स हैं। शेल कंपनियां उस तरह की कंपनियां जो कुछ करती नहीं लेकिन करोड़ों का पैसा जो है वो कागज के ऊपर हेरा फेरी होती है। तो ये केस अभी लंबा चलने वाला है। ईडी के चंगुल से ये कोई नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये जो सारे जो शेल कंपनियां हैं इसमें अनिल देशमुख के बेटे ही और इनके ये करीबी लोग ही उन कंपनियों में डायरेक्टर हैं और इनके द्वारा सबमिट किए गए जो दस्तावेज हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसी में कई सारे झोल हैं जिसकी वजह से ये पूछताछ हो रही है। जी डॉक्टर साहब, अब खबर कांग्रेस की नई नौटंकी पर। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने के लिए फर्जी किसानों को मोहरा बना लिया है। अब कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू कृषि कानून का हवाला लेकर नई नौटंकी करते नजर आए और पटियाला में अपने घर पर काला झंडा फहराया। पहले तो कांग्रेस नेताओं ने फर्जी किसानों को भड़काकर दिल्ली में बवाल करवाया था और अब काला दिवस और काला झंडा लेकर नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। डॉक्टर साहब, पहले लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया और अब ये काला झंडा। देखिए, काला झंडा तो घर पे लगाया जाता है, ये पहली जानकारी आई है। लोग तो तिरंगा झंडा लगाते हैं, अपने जिस धर्म को हम मानते हैं उसके जो ध्वज होते हैं उसको हम लगाते हैं। ये जो नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं ये तो वैसा ही है कि जैसे घर में किसी के गिद्ध बैठ जाए। इस पर तो यज्ञ करवाना पड़ता है गिद्ध अगर घर में के ऊपर बैठ जाए। लेकिन ये क्यों कैसा कर रहे हैं? दरअसल मसला कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे जो है वो दांव पेच चल रहे हैं। पंजाब में चुनाव होना है, अब ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। हुआ ये कि सोनिया गांधी और दिल्ली में बैठे लोग जो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहां उनकी अपनी मजबूरी होगी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ये मत करो। जो किसान इस आंदोलन में दिल्ली आ रहे थे उनको वो बाकायदा मना कर रहे थे। पटियाला से लोगों को इन्होंने मना किया, हर जगह बाकायदा उनके मंत्री खुद ने कह दिया कि ये जो किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर में उस सुपर स्प्रेडर है। 1600% ज़्यादा स्पाइक है कोरोना के केसेस में। जहां जहां जिन जिन गाँव में इस आंदोलन से जुड़े लोग आंदोलन से लौट करके अपने गाँव में जाते हैं, वहाँ पे संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो उसका उपाय क्या हो सकता है? तो एक कोरोना से बचने के लिए वहां के मंत्री ये कह रहे हैं कि ये सुपर स्प्रेडर है। वहां की सरकार कह रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। अब अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में 36 का आंकड़ा है, तो उन्होंने देखा कि ये मौका है कि अपने विरोध को प्रकट करने का, क्योंकि सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख चुकी है कि भाई हम उसका समर्थन करते हैं। तो उसी के समर्थन में इन्होंने आज ये ड्रामाबाजी किया। अब देखना ये है कि कैप्टन अमरिंदर किस तरीके से इस दाव का जवाब नवजोत सिंह सिद्धू को देते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि अंदर खाने की खबर तो बस इतनी ही है कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ के हर पार्टी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और कुछ क्वार्टर में ये भी कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी एक नई पार्टी पंजाब में इस बार बना सकते हैं। तब आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, अब बात टूल किट मामले की। दिल्ली पुलिस ने कोविड टूल किट मामले में कांग्रेस के 2 नेताओं को नोटिस भेजा है और मामले में शिकायत के संबंध में कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता और पार्टी प्रवक्ता MV राजीव गौड़ा
को जांच का हिस्सा बनाने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में ही ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुड़गांव स्थित कार्यालयों पर छापेमारी भी की। ट्विटर के दफ्तरों में छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। डॉक्टर साहब, एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस ट्विटर में और ये टूल किट मामले में उलझी हुई है। देखिए, राहुल गांधी जब से सत्ता संभाले हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, मतलब वो सबसे बड़े डिसीजन मेकर बने हैं। ये पार्टी सोशल मीडिया की पार्टी हो गई है। इनको लगता है कि संगठन का काम नहीं करना, नेताओं को बड़ा नहीं करना, कोई आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स खड़ा नहीं करना। आप चुनाव और राजनीति करना जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए। आप देखिए, रोज सवेरे सवेरे एक ट्विटर डाल देंगे, एक ट्वीट जो है सरकार के खिलाफ फेसबुक पे, और पूरी एक आर्मी इन्होंने बना रखी है, और इनके साथ लेफ्ट लिबरल कबाल। अब हुआ ये कि ये पूरा मसला तब शुरू हुआ जब ट्विटर ने इस टूल किट के जो दस्तावेज थे उसे संदीप पात्रा ने जैसे ही उसको शेयर किया तो उसके ऊपर ट्विटर ने लिख दिया मैनिपुलेटेड मीडिया, जिसके बाद से सरकार और बीजेपी वाले इस पे आपत्ति जता रहे थे। आज वो लेटर सामने आ गया जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर को चिट्ठी लिखी कि ये सारे नाम हैं जो ये दस्तावेज दिखा रहे हैं। उसमें सारे मंत्री, उसमें अपना लॉ मिनिस्टर, तो आईटी मिनिस्टर, ये सारे लोग बीजेपी के बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे, और उसमें यही दावा किया गया कि इसमें ये लोग जो है जो दिखा रहे हैं उसको आप मैनिपुलेटेड मीडिया कहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी गई और ट्विटर ने बिना सोचे समझे इसे लागू कर दिया। अब एक केस चल रहा है, कांग्रेस पार्टी केस भी कर दी, उल्टा केस भी हो रहा है जैसा कि आपने खबर में बताया। तो अब यह मसला उस स्तर में पहुंच गया है जहां पे बहस इस बात की हो रही है कि चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो, क्या वो हिंदुस्तान में ऑपरेट करेंगे तो क्या हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानेंगे? क्या ट्विटर हिंदुस्तान के कानून से ऊपर उठ गया है? और नहीं उठा है तो उसको तो यहाँ के कानून, यहाँ के नियम, यहाँ के अपराध, यहाँ के जो पूरा जो सिस्टम है उसको तो मानना पड़ेगा। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी का जो टूल किट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है। तो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो ट्विटर को चिट्ठी लिखती है और ये पूछती है कि हम इस मसले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप हमें बताएं कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया। और इसी संदर्भ में पुलिस अलग अलग ठिकानों पे जाकर के ट्विटर के उस आदमी की तलाश कर रही है जो इस सवाल का जवाब दे सके। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर कोरोना पर। देश में अब कोरोना संकट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना पर अफवाह फैलाने वाला गैंग सक्रिय हो गया है और तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को लेकर नई नई अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस पर विराम लगाते हुए कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि बच्चों को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानियां बरती जाएं, खतरा धीरे धीरे टल रहा है। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर डर वाली ये राजनीति और ये सियासत भी तेजी से चल रही है। देखिए, बहुत सारी जगहों पे ये प्रोपेगेंडा चल भी रहा है और कई सारे एक्सपर्ट्स इस बात से आपत्ति जता रहे हैं कि भाई आप इस तरह की बातें बिना किसी तथ्य के, जो लहर अभी आई नहीं है और आप अलग अलग हिसाब से, देश में दुनिया में कई जगहों पे कोरोना है, कहीं इस तरह की बातें नहीं हो रही, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अचानक से ये बातें क्यों होने लग गई? इसके कई सारे राजनीतिक मायने भी हैं और इसका रिश्ता उस तरह के अफवाह गैंग से भी है कि जो हिंदुस्तान के लोगों को डरा रहा है। दलील क्या दी जा रही है? दलील ये दी जा रही है कि अगर आप, जैसे फर्स्ट फेज में लोग ज़्यादा 60 प्लस के लोगों को हुआ, जो बच गए वो इम्यूनिटी लेवल उनका वो निगेटिव हो गए, तो सेकेंड वेव में ये थ्योरी दे दी गई कि चूंकि तो एक लार्ज चंक को, जिनको इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर थी, जो 45 प्लस थे, उनको जो है हो गया। अब जो है इस बार जो है वो कि चूंकि ये लोग उस तरह से एक्सपोज नहीं थे तो उनको होगा, क्योंकि ये लोग फर्स्ट फेज के बाद काम करने के लिए बाहर निकले, वो ऑफिस में जाने लग गए, वो दफ्तर में जाने लग गए, वो बाजार जाने लग गए, वो बिजनेस करने लग गए, इसलिए उनको हुआ। अब ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो बड़े लोग हैं 18 प्लस,
चूंकि वो इस वायरस से एक्सपोज्ड हो गए हैं, तो हमारे पास अब एक सेक्शन बचा हुआ है वो बच्चों का, जो अभी तक इससे एक्सपोज नहीं हुआ है। तो ये लोग घर में आएंगे तो उनसे जो है वो बच्चों के ऊपर जाएगा। तो इस तरह की कई सारी थ्योरियां मैंने पढ़ी कि भाई, और सारा वो जो कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल अप्रोच, ये वैसा ही है कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो कई सारे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स वो लुटियन गैंग के टेलीविजन चैनलों के ऊपर नजर आते थे, बाकायदा इंटरव्यू किया जाता था और ये बताता था कि वो लोग ये बताते थे कि भाई जो अगस्त का महीना, मतलब पिछले साल अगस्त आते आते हिंदुस्तान में कम से कम 5 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी कोरोना से, और 25 से 40 करोड़ लोग कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे। और बकायदा वो चलाया गया था। आज मैंने उस इंटरव्यू के बाद 1 साल बीत गए हैं, संख्या हमारे सामने है। तो ये इस तरह के मैंने जो कोरोना काल में लोगों की परेशानियों में मीडिया का एक चरित्र देखा गया है कि ये लोगों को डराकर, लोगों को बाकायदा परेशान करके उनको टेंशन देने का काम मीडिया ने खूब किया है। अब थर्ड फेज आएगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी, कहाँ कहाँ फैलेगा, वो तो आने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन अब जो खबर आपने दी कि कई सारे एक्सपर्ट्स इसके ऊपर भी अपने मॉडल पे काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बात के कोई तथ्यात्मक, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि थर्ड फेज अगर हिंदुस्तान में आता है तो वो सीधे बच्चों को अटैक करेगा। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।